नमस्कार दोस्तों। आज हमने सीटेट पेपर 2022 में जो हुआ था, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, आपकी सीटेट परीक्षा 2022 का पेपर हम सॉल्व पेपर देखेंगे और इसकी प्रकृति को समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे सीटेट में पूछे जाएंगे। उसका बेस आपको यहाँ पे प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा, किस प्रकार से आपको किस नज़र से प्रश्न को देखना चाहिए और कौन कौन सी पॉजिटिव आपके वर्ड होंगे, कौन सी नेगेटिव वर्ड होंगे, इस हम वीडियो में समझेंगे। आज का हमारा व्याख्या होगी सीडीपी की। आज के 30 प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला सवाल है हमारा, ये सीडीपी से संबंधित आज के सवाल है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला सवाल है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन की स्पष्टतया चर्चा करता है? शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आपको दोस्तों इसकी व्याख्या भी देखनी चाहिए, जिससे कि इस चैप्टर से या इस यहाँ से जैसे संज्ञानात्मक शब्द क्या होता है, यहाँ पे व्याख्या में वो चीज़ सारी दे रखी होती है, इससे व्याख्या भी हम पढ़ेंगे। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक क्षमताओं जैसे समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मानसिक क्षमताओं, बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान के विकास से होता है, जो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। मतलब आपका जो संज्ञान जो होता है वो शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाता है। यह एक सतत विकासात्मक प्रक्रिया होती है। शैशवावस्था से स्टार्ट होके आपके सतत लगातार संज्ञान में जो कुछ भी आप सीखते हैं वो आपके संज्ञान में बना रहता है। दूसरा प्रश्न है, विकास खाली जगह से खाली जगह की ओर बढ़ता है। यहाँ खाली जगह ना कह के आपको ऐसे बोलना है, एक्स विकास एक्स से वाई की ओर बढ़ता है। आपको इस प्रश्न को समझने में आसानी होगी। विकास जो होता है एक्स से वाई की ओर बढ़ता है, सिर से पैर, जटिल से सरल या बाह्य से केंद्र, विशिष्ट से सामान्य। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। कहाँ से? सिर से पैर की ओर बढ़ता है विकास। ये क्या होता है सिर से पैर? ये विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास का यह है सिद्धांत मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले सिर, फिर हाथ और पैर नियंत्रण हासिल करता है। तो अर्थात पहले 2 महीनों में सिर, चेहरे की गतिविधियों पर नियंत्रण से बाल्यावस्था का विकास होता है। अगले कुछ महीनों में वे अपनी बाहों का उपयोग करके स्वयं को ऊपर उठाने में सक्षम होते हैं और फिर पैर को उंगली पर नियंत्रण हासिल करने लगते हैं और दिन प्रतिदिन रेंगने, चलने, कूदने और चढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान एक्स सामाजिक का प्राथमिक कारक है, जो वाई सामाजिकरण का द्वितीय कारक होता है। मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था से ये प्रश्न पूछा गया है आपका। ए ऑप्शन होगा जन जन संचार माध्यम, परिवार और विद्यालय, परिवार और विद्यालय। मतलब यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था जो होती है आपकी, प्रथम परिवार होता है और विद्यालय द्वितीय माना जाता है ना। यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। बाल्यावस्था के प्रारंभ
5 वर्षों में परिवार ही बालक के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है, जिसमें माता पिता बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। माता पिता पूछा जाता है कि बालक बालक का प्राथमिक गुरु कौन होता है, तो माता होती है ना, जो प्राथमिक स्तर पर आचरण, सभ्यता, संस्कृति, भाषा और नैतिक गुणों का ज्ञान देते हैं। बाल्यावस्था के विकास के क्रम में विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है, क्योंकि विद्यालय में ही बालक के चतुर्मुखी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तथा विद्यालय बालक के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने में सहायक भूमिका का निर्वहन करता है, जिससे बालक ज्ञान की सक्रिय अधिगम करता होते हैं। पूछा जाता है, क्या बालक ज्ञान की सक्रिय अधिगम करता होते हैं? हाँ, होते हैं। चौथा प्रश्न है, जीन पियाजे से पूछा गया सवाल है ये। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देती है तो एक्स उत्पन्न होता है। जब कोई चीज संतुष्ट संतुष्ट परिणाम नहीं देती है तो क्या उत्पन्न होता है? अनुकरण होता है, असंतुलन, संरक्षण या विकास का समीपस्थ सिद्धांत। ये जेडपीडी जिसे बोलते हैं, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? असंतुलन होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो असंतुलन उत्पन्न होता है। असंतुलन की स्थिति में बालक के अंतः प्रज्ञ चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक के मन में कार्य के प्रति असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में चार प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है। दोस्तों, ये वाली जीन पियाजे की अवस्थाएं पूछी ही जाती हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए कि आपकी संवेदी गामक अवस्था आपकी 0 से 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है आपकी, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष की होती है। अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपकी 7 से 11 वर्ष की होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत में संरक्षण की भूमिका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। संरक्षण पूछा जाता है कि संरक्षण की अवस्था जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक में आती है, तो आपको बताना होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। 5वां प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे, ये भी जीन पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना प्रारंभ कर देते हैं? वस्तु स्थायित्व क्या होता है? मतलब कोई चीज आप बच्चे के सामने ले जाते हैं और बच्चा खेल रहा होता है, उससे आप कोई चीज आप उससे कोई चीज छीन लेते हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा समझ जाता है कि मेरी चीज इन्हीं के पास में है ना। और जैसे आप बच्चे को और डीप में समझना चाहें, जैसे मम्मी बच्चा अपनी माँ के पास में जाता है तो थोड़ी देर उसकी माँ छिप जाती है, तो बच्चा रोने लगता है, वो उससे भी समझ जाता है मम्मी मेरी पास ही है ना। ये होता है वस्तु स्थायित्व, और ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे वस्तु स्थायित्व की अवस्था जो होती है संवेदी गामक अवस्था होती है। संवेदी गामक अवस्था किस एज तक होती है? 0 से 2 वर्ष तक होती है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है ना। और फिर मूर्त 7 से 11, 11 से ऊपर आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये अवस्थाओं के आपको एज भी याद होनी चाहिए। पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही था, जीन संवेदी गामक। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी गामक अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं, अर्थात बच्चों में यह समझ विकसित होने लगती है कि वस्तुओं का अस्तित्व तब भी रहता है जब उन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया। आपकी संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, इसमें संवेदी गामक अवस्था में आपके वस्तु स्थायित्व का लक्षण पाया जाता है। लक्ष्योन्मुखी व्यवहार का उद्गम होता है, उद्रव होता है। दूसरी अवस्था आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक बताई थी। इसमें
बच्चे जो होते हैं आत्म केंद्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आत्म केंद्रितता का आत्म केंद्रितता आ जाती है बच्चों में, और काल्पनिक खेल खेलने लगते हैं यहाँ पे, और प्रत्यक्ष बोध का विकास होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी 7 से 11 वर्ष तक होती है। यह पर परिरक्षण क्रमबद्धता आ जाती है, वर्गीकरण, बच्चा वर्गीकरण करना सीख जाता है। और अमूर्त चिंतन, बच्चा जो होता है, सॉरी, मूर्त चिंतन करने लगता है। मूर्त वस्तु अगर उसके सामने है, कोई चीज खिलौना है, तो उसके बारे में चिंतन करने लगेगा। और उसके बाद में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपकी 11 से 15 वर्ष तक होती है। इसमें अमूर्त तार्किक चिंतन, जो बच्चे के सामने कोई चीज नहीं है उसके बारे में भी सोचने लगता है। मान लीजिए बच्चे के सामने कोई मोबाइल खराब हो गया है, तो उसे खोल के देखता है, फिर उसे संभालने की कोशिश करता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, ये कैसे संभलेगा, है ना। छठा छठा प्रश्न है हमारा, रमन के, ये आपकी पेडागोजी से संबंधित है। रमन के प्रमुख हिंज हिंज नहीं, पेडागोजी नहीं, ये भी आपके कौन से सिद्धांत के अनुसार है? हिंज के सिद्धांत ने जो दिया था उससे संबंधित है ये सवाल। रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हिंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ये आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास नहीं, ये इसमें भी नहीं है। और यांत्रिकी उद्देश्य अभिविन्यास नहीं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास नहीं, इसमें भी नहीं है। और ये कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, इसमें भी नहीं है। तो आपका सॉरी, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, आपके डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हिंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास के कानून एवं अभिविन्यास अवस्था में है। कौहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में लौकिक स्तर के अवस्था चार चार के अंतर्गत आता है। कौहल वर्ग ने अपने विचार का आधार हिंज की संदेहास्पद किंग कर्तव्य विमूढ़ता को बताया था। कौहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के 3 स्तर और 6 पूछे जाते हैं। कौहल वर्ग ने नैतिक विकास के कितने सिद्धांत बताए थे? कितने स्तर बताए थे? 3 स्तर और 6 सोपान बताए थे। स्तर 3, आपका पहला स्तर बताया था आपका पूर्व लौकिक स्तर, जिसमें एज बताई थी 4 से 10 वर्ष तक। पहली अवस्था सोपान, पहला स्टेज आपका था अवस्था 1, स्टेज 1, सजा और आज्ञा पालन। अभिविन्यास, इस अवस्था में बालक नियम तोड़ने से बचता है और सोचता है कि यदि मैंने यह कार्य किया तो दंड पाऊंगा, अतः यह उचित होगा कि मैं नियम विरुद्ध कार्य न करूं। स्टेज इसमें दूसरी थी, कारण सापेक्ष अभिविन्यास। इसमें इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वभाव से प्रोत्साहित होता है, अतः वह सोचता है कि मुझे यह काम अच्छे से करना है, शायद मुझे पुरस्कार मिले। तीसरे स्तर, तीसरा लौकिक स्तर बताया था 10 से 13 वर्ष तक इस एज बताई थी इसमें लौकिक स्तर पे। स्तर 2 में इसमें अवस्था स्टेज आपकी 3 थी। इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की स्टेज अभिविन्यास था। तीसरी स्टेज में लेवल दूसरा, तीसरी स्टेज। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि नकल कर लूंगा तो पास हो जाऊंगा, तो मम्मी पापा खुश खुश हो जाएंगे।
स्टेज 4 में कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि यह समाज के नियमों के विरुद्ध है। 13 आपका 10 से 13 वर्ष में लौकिक स्तर, और पश्च लौकिक स्तर 13 वर्ष से अधिक होता है। सामाजिक संविदा अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि मैं चोरी कर लूंगा यदि तात्कालीन परिस्थितियों की आवश्यकता हो, तो जिसका मूल आधार सामाजिक भलाई होता है। छठा स्टेज आपका बताया था सार्वभौमिक नैतिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। यह है नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है, जिसमें बालक यह सोचता है कि किसी की जीवन रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूं, चाहे मेरी व्यक्तिगत हानि ही क्यों ना हो जाए। मतलब पश्च स्तर पे तीसरा स्तर बताया था 13 वर्ष में, जिसमें नैतिक सिद्धांत की बात कही गई थी कोहल वर्ग के अनुसार। हिंज पे प्रयोग किया था कोहल वर्ग ने। अगला अगले वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे आपके लेव वाइगोत्स्की। ये समाज से संबंधित थे। लेवाइगोस्की के विचार के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 7वां प्रश्न है सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में योगदान देता है। सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में पृथकीकरण मतलब ये पृथकीकरण नहीं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह सीखते हैं, नहीं बिना नहीं, दूसरों के साथ सीखते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड आपको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे संकेत और मदद अधिगम में अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, अवरोध नहीं पैदा करते, सिखाते हैं, है ना। चौथा प्रश्न है आपका सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। चौथा सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के विचारों की सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। लेव वाइगोत्स्की को उनके सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इनके सिद्धांत का मुख्य आधार उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन है। मतलब लेव वाइगोत्स्की समाज से जुड़े हुए थे, आपको ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न आपका पूछा गया लेव वाइगोत्स्की से ही पूछा गया है। मतलब कुछ मनोविज्ञान ऐसे हैं आपको कि यहाँ से प्रश्न बनता ही है। आपके नैतिक विकास है ना, जीन पियाजे हो गए, कोहल वर्ग हो गए, है ना, ये आपके कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनको आपको लेव वाइगोत्स्की हो गए, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा और इनके सिद्धांतों को समझ लीजिए। यहाँ पे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इनके सिद्धांत से देखने को मिलते हैं आपको। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम की समुन्नत करती है। लेव वाइगोत्स्की से ही पूछा गया सवाल है। पहली निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण, और तीसरा उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोऑपरेटिव लर्निंग, सहभागी अधिगम। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम में सहयोगी अधिगम वह विधि है जो अधिगम को समुन्नत करती है। यह एक प्रकार की सहयोगी शिक्षा है जिसमें छात्र को जोड़े या छोटे समूह में काम कराया जाता है ताकि अवधारणाओं पर चर्चा की जा सके तथा समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। यह व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को एक परस्पर सीखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने विशेषज्ञता, अनुभव और क्षमता को संयोजित करने में सक्षम बनाती है। 9वां प्रश्न है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी प्रशंसा करती है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी प्रशंसा करती है। मानकीकृत पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या की। यह मानकीकृत शब्द आपका नेगेटिव होता है। दंड पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, मतलब ये भी नेगेटिव। दंड तो कहीं आप बच्चे को दे ही नहीं सकते, ये भी नेगेटिव वर्ड हो जाएगा आपका। व्यक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान,
व्यक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान, डी ऑप्शन है। योग्यता के सत्तावादी मत का विकास, योग्यता के आधार पर क्या किसी को बांटेंगे क्लास में आप? नहीं, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्तिक भिन्नता पर ध्यान देना पड़ेगा आपको अपनी क्लास में। बाल केंद्रित, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक शिक्षार्थी होता है। बालक की रुचियों, प्रवृत्ति तथा योग्यता आदि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण पद्धति किया जाता है। प्रत्येक बालक का अलग से व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है, अर्थात पिछड़े बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम और मंद बुद्धि बालकों के लिए व्यक्तिगत परीक्षण करके दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अतः बाल केंद्रित शिक्षा व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देने की अनुशंसा करती है और उसमें बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है। 10वां प्रश्न है हमारा, हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है। बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में बताना है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। देखते हैं के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कैसी होनी चाहिए। बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर बताए थे? नहीं, एक समान स्तर नहीं बताए थे इन्होंने, ये गलत हो जाएगा। ये सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविक आधार नहीं, ये भी नहीं जैविक आधार था, है ना, बहुबुद्धि का, ये भी गलत हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन है आपका, जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि पर क्यों भाई, बुद्धि पे प्रभाव तो परिवेश का पड़ता है, यहाँ नहीं पड़ता है, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी ही आप सही हो जाएगा। कई प्रकार की होती है बुद्धि, जो होती है आपकी कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। बिल्कुल बात सही है, हार्वर्ड गार्डनर ने 6 प्रकार की बुद्धि बताई थी, है ना। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की होती है, व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि विभिन्न स्तर होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारक होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में यह वर्णन किया है कि बुद्धि को एकाकी सत्ता के रूप में नहीं देखा जा सकता। मतलब हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि बताई थी। हार्वर्ड गार्डनर ने कुल 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था। दोस्तों वहाँ नहीं 6 नहीं 9 प्रकार के बारे में बताया था उन्होंने। बुद्धि वर्णन किया है इन्होंने, पहले तार्किक बुद्धि बताई थी, फिर भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक संगीतिक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, 8वीं प्राकृतिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। 11वां प्रश्न है, अभिकथन दे रखा है आपका, कथन भी आपसे आपके असर्शन और रीजन भी दिए जाते हैं। अब तो यही पैटर्न चल रहा है, आपको इनको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे आपका असर्शन दे रखा है, अभिकथन दे रखा है कि अधिगम का सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। इसका तर्क है, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। नहीं, दूसरा गलत हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, एसर्शन पढ़ना है उसका और तर्क पढ़ना है, रीजन पढ़ना है ना। और पहले अभिकथन पढ़ा और उसका यहाँ कारण दे रखा हो या तर्क दे रखा होगा, क्योंकि शब्द लगा के हम क्योंकि, जब किसी भी अभिकथन क्योंकि शब्द लगाएंगे, क्योंकि अगर शब्द लगा के उस प्रश्न को आपको खोजने की कोशिश करते हैं तो वो आपका सही होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, पहला अभिकथन दे रखा है कि समाज का
जो अधिगम जो होता है, अधिगम का सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज और सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है, क्योंकि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। ये नहीं नहीं ही यहाँ पे होती है। और भाषा विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। यहाँ पे भाषा विकास की भूमिका होती है, ये तो आपके इसी वजह से ये गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पहला ए और बी सही है, और क्या है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है नहीं, मतलब ए सही है आर गलत है, हाँ ऐसा होना चाहिए था। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब ए सही है और आर गलत है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा दे रखा है ए और आर दोनों गलत है, ये सी ऑप्शन सही है। अधिगम का सामाजिक संरचना सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। यह कथन सही है, लेकिन भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती और भाषा विकास पूरी तरह जैविक परिपक्वता पर निर्भर नहीं करता। यह तर्क गलत है, क्योंकि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की भूमिका होती है और विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय संस्था होती है, इसीलिए पहला सही है और आर गलत है इसका। 12वां प्रश्न है हमारा, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन खाली जगह एक्स को बढ़ावा देते हैं, मतलब यहाँ पे एक्स रख के देख लीजिए, एक्स को बढ़ावा देते, किसको बढ़ावा देते हैं, तो ये जेंडर समानता को नहीं, जेंडर समता को नहीं, जेंडर सशक्तिकरण नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। अगर लड़के लड़कियों की अगर बात कही जाती है कि लड़का अच्छा होता लड़कियां खराब होती हैं, है ना, तो इसकी जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न इस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता अपेक्षाकृत स्थिर और अतिव्यापक अभिवृत्ति और व्यवहार को संदर्भित करता है, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए उनके जैविक लिंग के आधार पर सामान्यतः और उपयुक्त माना जाता है। महिलाओं से हमेशा अपेक्षा रहती है कि उनका व्यवहार सभ्य और परवाह करने वाला और प्यार भरा होगा। पुरुषों को घर का कर्ता धर्ता माना जाता है और उनसे साहसिक कार्यों की अपेक्षा की जाती है। ये इस प्रकार के कथन जो दे रखे होते हैं वो जेंडर रूढ़िवादिता को ज्यादा दर्शाते हैं। 13वां प्रश्न है, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को किस प्रकार से संदर्भित किया जाना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, वह बहुबुद्ध तरीकों से जानकारियां प्रस्तुत करके उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियां पर काम करने के अवसर देकर, उन्हें बहुविध तरीके से काम में शामिल होने के अवसर देकर, उनका उनका बहुविध तरीके से नामीकरण, लेबलिंग व पृथकीकरण करके, यहाँ पे ये ए बी सी ये सही है। यहाँ पे बच्चे को अवसर हमेशा आपको देना होगा और उनका पृथकीकरण नहीं, लेबलिंग नहीं लगा सकते आप, नामीकरण नहीं कर सकते, ना पृथककरण कर सकते हैं बच्चे को। तो यही यहाँ पे गलत पूछा था और गलत आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैलियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को उनका बहुविध तरीके से नामीकरण या लेबलिंग व पृथकीकरण करके संबंधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में नकारात्मक की भावना आने लगती है और वे स्वयं को हीन महसूस करने लगते हैं, जिससे कि उनका अधिगम प्रभावित होता है। अतः एक शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को अनेक तरीकों द्वारा काम में शामिल होने के अवसर दे
अनेक तरीकों से उनके समक्ष जानकारियाँ प्रस्तुत करे तथा अनेक गतिविधियाँ कराए जिसे जिसे कि वह अर्थपूर्ण अधिगम कर सके। 14वां प्रश्न है हमारा, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। आकलन करने का मतलब असेसमेंट हम क्यों करते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। ए ऑप्शन, विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय उत्पन्न करना। भय तो आप उत्पन्न नहीं कर सकते, नेगेटिव वर्ड मिल गया है ना। बी ऑप्शन है, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थी की खूबियां चुनौतियों की पहचान करना। आगे पढ़ते हैं, विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना और रोकना। नहीं, रोक भी नहीं सकते, है ना, ये भी गलत हो जाएगा आपका। विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयता में वर्गीकृत करना, मतलब वर्गीकरण तो कर ही नहीं सकते, श्रेणी भी नहीं दे सकते। नेगेटिव, इस प्रकार के नेगेटिव वर्ड होते हैं, हमें इस प्रकार के नेगेटिव वर्डों को देखकर तुरंत काट देना होता है और अपने सटीक ऑप्शन तक जा सकते हैं आप। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियां चुनौतियों को पहचानना। बच्चों की खूबियां पहचानिए और उनकी चुनौतियां पहचानिए। आकलन करने का मुख्य कारण, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियां और चुनौतियों की पहचान करना है, क्योंकि आकलन से विद्यार्थियों की प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है। पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करने, वर्णित और संश्लेषण करने की सुनियोजित निरंतर प्रक्रिया को आकलन कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा 15वां प्रश्न है, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। अभिसारी चिंतन, स्व चिंतन, प्रतिबिंब और कंठस्थीकरण और निष्क्रिय अनुकरण। कहीं आपको कंठस्थीकरण मिल जाए तो नेगेटिव वर्ड होता है, यहाँ पे काट दीजिए। निष्क्रिय अनुकरण तो हो ही नहीं सकता, ये भी नेगेटिव वर्ड होता है। और अभिसारी चिंतन भी नेगेटिव वर्ड होता है। यहाँ पे अभिसारी की जगह अगर अपसारी होता, अभिसारी होता है आपके सिकुड़ना और अपसारी होता है फैला हुआ, मतलब अपने विद्यार्थियों के चिंतन आप रिसर्च के लिए फैला के काम करना चाहेंगे, ना कि सिकोड़ के, है ना। तो यहाँ पे ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। आपकी कंठस्थीकरण करना, निष्क्रिय अनुकरण करना, ये अब सारी, इसमें से बी ऑप्शन सही बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप स्वयं चिंतन, प्रतिबिंबन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। स्वचिंतन करने से विद्यार्थियों में अमूर्त तार्किक चिंतन और मौलिक चिंतन का विकास होता है, जिससे उसमें सृजनशीलता का गुण उत्पन्न हो जाता है और वे रचनात्मक कार्य करते हुए तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि करते हैं। दोस्तों, 15 हम प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। 16वां प्रश्न है, विद्यार्थियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। आपके विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है ध्यान देता है। सुविधा सुविधा वंचित सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को निम्न स्तरीय निष्पादन करने की ओर संकेत करता है, ये पूछा जा रहा है। बी ऑप्शन पढ़ते हैं, उनके माता पिता शिक्षा का महत्व तो नहीं समझते। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। और अगला, बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होता है। यहाँ पे निम्न स्तर का पूछा जा रहा है।
तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। विद्यालय में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन यह संकेत देता है कि विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता योग्यता अलग अलग होती है। अतः ऐसे बच्चों के समावेशन के लिए उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार तथा उनको अनुकूल लगने वाली सामग्रियों के अनुसार अ, प्रयोग प्रयोग द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाए, जिससे कि वे सहज महसूस करें व कक्षा में समायोजित हो सकें। 17वां प्रश्न है, विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतः क्रिया का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को सम, समर्थन देता है? चिकित्सीय या दानशीलता, सामाजिक और मानवीय अधिगम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोशियल सामाजिक। विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतः क्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का सामाजिक प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है, जिसका संबंध व्यवहारगत और पर्यावरणीय बाधाओं से है, जो व्यक्ति को समाज में अन्य लोगों के साथ एक समान आधार पर उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से रोकती है। विकलांग अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 21 में विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व विकलांग दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18वां प्रश्न है, श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग, अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग, कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध और सुनिश्चित करना के मौलिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो, क्योंकि श्रवण बाधित बालक लगभग 5 फीट की दूरी पर हो रही सामान्य बातचीत को सुन पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। अतः दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के द्वारा सहजतापूर्ण अध्ययन कर पाएंगे, जबकि मौखिक संप्रेषण आप सुनने में सक्षम होने के कारण उनके समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे उनका अधिगम प्रभावित होगा। 19वां प्रश्न है यहाँ पे, मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? उनमें मूल बातों की सहज का अभाव होता है? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, अभाव नहीं होता। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं सहजता पाई जाती है, अभाव नहीं होता उसमें। अपने सहपाठियों की तुलना में काफी धीमी गति से प्रतिक्रिया करते हैं। धीमी गति से प्रक्रिया नहीं करते, वो जल्दी सीख जाते हैं। यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस कार्य को तुरंत छोड़ देते हैं, छोड़ नहीं देते। कोई चुनौती भरा कार्य होता है उसे जल्दी स्वीकार करते हैं, मतलब प्रतिभाशाली छात्र। समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे नेगेटिव वर्ड दे रखे थे, है ना।
मेधावी प्रतिभाशाली छात्रों में समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करने की संभावना है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक उच्च सृजनात्मक क्षमता वाले होते हैं। यह अमूर्त और समालोचनात्मक चिंतन करते हैं। गणित विज्ञान जैसे कठिन विषयों के त्वरित समाधान खोजने के लिए सफल प्रयास करते हैं। 20वां प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच। बी ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न संवेदों का उद्दीपन। सी ऑप्शन प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूह में प्रस्तुत करना। डी ऑप्शन बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान का प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। ADHD प्रायः बचपन में शुरू होता है और बड़ी उम्र तक जारी रह सकता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं जैसे बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना, लंबे समय से चल रही एक स्थिर स्थिति जिसमें ध्यान लगाने में कठिनाई, अति सक्रियता का होना, भूलने की प्रवृत्ति और ध्यान में कमी। ये ADHD के ये लक्षण होते हैं। 21वां प्रश्न है हमारा, अवकथन दे रखा है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क दे रखा है क्योंकि हमने बताया था क्योंकि अगर लगा के इस प्रश्न को आप पढ़ते हैं, अगर उसका आपको फ्लो एक दिख रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये सही है तो आप सही है, अगर नहीं लग रहा कि ये गलत है तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। क्योंकि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि अधिगम तक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए और संयोगात्मक अधिगम में बालकों में सीखने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। अतः विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से दिया गया ज्ञान लंबे समय तक स्थायी बना रहता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। 22वां प्रश्न है हमारा, शिक्षण अधिगम की निम्नलिखित में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती? गलत पूछा जा रहा है आपको। व्यवहार और अनुकूलन और सहभागिता अन्वेषण अधिगम और पारस्परिक शिक्षण। व्यवहार अनुकूलन, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण नहीं देती है। व्यवहार अनुकूलन, शिक्षण अधिगम की व्यवहार अनुकूलन विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती, जबकि सहभागिता अन्वेषण अधिगम पारस्परिक शिक्षण यह तीनों ज्ञान के सृजन में विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका को महत्व देती है क्योंकि इन तीनों विधियों में बच्चे रचनात्मक और विकसित करके तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि करते हैं। 23वां प्रश्न है,
विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? निष्क्रिय अनुकरण द्वारा नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पुरस्कार और दंड आपका नेगेटिव वर्ड मिल गया आपका। जिज्ञासा और अन्वेषण, हाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। और कंठस्थीकरण भी आपका नेगेटिव वर्ड होता है। निष्क्रिय अनुकरण नहीं कर सकते बच्चे, है ना। विद्यार्थी जिज्ञासा और अन्वेषण द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं क्योंकि अन्वेषण विधि में छात्र सक्रिय होकर ज्ञान की खोज करता है, जिससे अधिगम प्रक्रिया का परिणाम सकारात्मक प्राप्त होता है। निम्न 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक है? बाधक पूछा जा रहा है यहाँ पे। अनुरूप चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता, आपकी बहुविध तरीके से प्रश्नों के प्रस्तुतिकरण, और प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। गलत ही पूछा रहा है, गलत ही आपका सही हो जाएगा। प्रकारात्मक स्थिरता, स्थिरता तो आ ही नहीं सकती यहाँ पे। फ्लेक्सिबनेस नहीं आ सकती यहाँ पे। प्रकार्यात्मक स्थिरता विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक है क्योंकि जब किसी को नई समस्या का सामना करना पड़ता है तो प्रक्रियात्मक स्थिरता नए तरीके से पुराने उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं विद्यार्थियों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? ये ऑप्शन, वैकल्पिक अवधारणा की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। अनदेखी कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते भाई। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। गलत, अनुमति देनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए तो सही था। यहाँ नहीं है तो गलत हो जाएगा आपका। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी वाला पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। दंड नेगेटिव वर्ड मिल गया आपका, ये इसमें से गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणा संबोधित करने के लिए अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को जब किसी कार्य के लिए अध्यापकों द्वारा प्रोत्साहित मिलता है तो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास होता है। 26वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम नहीं, जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा होती है। और समझ को समुन्नत करने की अधिगम, ये भी आंतरिक प्रेरणा होती है। नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी कौशल को निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम, मतलब कोई भी कौशल आप सीखते हैं वो तो अंदर से मोटिवेट होंगे तभी उस चीज को सीख सकते हैं। नगद पुरस्कार जो होता है आपका बाहरी पुरस्कार होते हैं, वो आपके नगद पुरस्कार पाने के लिए बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। गुण के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी कर रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। आंतरिक अप्रेरणा, अपने अंदर से जो भावना उत्पन्न होती है वो आंतरिक अप्रेरणा के अंतर्गत। किसी कार्य को करने के लिए जो हमारे अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसे आंतरिक अप्रेरणा कहते हैं। और बाहरी अप्रेरणा, किसी की पुरस्कार को पाने की इच्छा से जो कार्य करते हैं, किसी दूसरे की कार्य को पाने की इच्छा से जो कार्य करते हैं वो आपकी बाह्य प्रेरणा हो जाती है। आंतरिक प्रेरणा के उदाहरण आपकी आकांक्षा का स्तर और दुश्चिंता उपलब्धि की आवश्यकता। बाह्य प्रेरणा के उदाहरण आपका पुरस्कार हो गया, प्रशंसा या प्रोत्साहन, दंड हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, साइमा
सायमा अपनी असफलताओं के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उनमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? जिज्ञासा नहीं, अ असहायता का सीखा हुआ भाव। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गर्व नहीं, आशा नहीं। बी ऑप्शन, सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें असहायता का सीखा हुआ भाव का विकास करेगा। असहायता का सीखा हुआ भाव एक मनोवैज्ञानिक चरण जिसमें एक व्यक्ति कुछ कारकों के कारण उन स्थितियों से गुजरता है जहां वह कार्य करने में असमर्थ होता है या वह सोचता है और महसूस करता है कि वह किसी समस्या या कठिन परिस्थिति से उभरने में असमर्थ है और इसलिए वह इन समस्याओं के बारे में कुछ भी करने का प्रयास करना बंद कर देता है। 28वां प्रश्न है, वह अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए आप किस व्यक्ति से बचना चाहेंगे? उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहना। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। निष्क्रिय उद्देश्य से थोड़ी नहीं किसी कार्य को करेंगे आप। उनके पूर्व ज्ञान से संबंधितता जोड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। जिज्ञासा को वास्तविक जीवन की समस्या को लागू करने के अवसर देंगे। बिल्कुल सही। उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल सही है। आप अपने विद्यार्थी को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप उन्हें निष्क्रिय रूप से किसी तथ्य को कई बार दोहराने के लिए कहने से बचना चाहेंगे, क्योंकि किसी तथ्य को निष्क्रिय रूप से बार बार दोहराने में बच्चों में जिज्ञासा स्थायी नहीं हो पाती। अतः इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय अधिगमकर्ता बनकर तथ्यों को करके सीखें, जिससे कि वह उन्हें आसानी से याद हो जाएगा। 29वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, आनुवंशिकता और सांस्कृतिक संदर्भ, अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे व्यक्तिगत कारक आपका आनुवंशिकता हो जाएगी। आनुवंशिकता व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक आपके सीखने में तत्परता, बुद्धि स्तर, रुचि, वातावरण, परिपक्वता और मानसिक स्वास्थ्य प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ नहीं, निराशा की भावना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, ये भी नहीं। और अगला, विद्यार्थियों की सृजन अनुकूल व्यक्तिक रूप से लिए गए अनुदेशन, ये भी नहीं। निराशा वह संवेग है जो अधिगम की दिशा में छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। निराशा अच्छी सफलता को उम्मीद करने का कोई कारण नहीं देती, जिससे कि छात्रों के मनोबल घटता है तथा यह विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक उपागम को प्रभावित करती है, जिससे वे अधिगम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों, हमने CDP की आपके ये प्रीवियस ईयर
23 वाला पेपर था। इसका सॉल्यूशन देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बेल आइकन दबा लेते हैं तो आपको आने वाले जो वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।